ब्रिटिश ने ये गेम शुरू किया था। एक कागज का टुकड़ा और एक पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक लकीर खींची गई, एक बाउंड्री ड्रॉ की गई और एक मुल्क टुकड़ों में टूट गया। दोस्तों से दुश्मन बन गए, घर, गलियां, शहर सब अजनबी हो गए। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ था? पार्टीशन एक रात का फैसला तो नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो 1905 से लिखी जा रही थी। 1905 बंगाल का पार्टीशन। पहली बार ब्रिटिश ने ऑफिशियली एक शहर को दो टुकड़ों में बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम। वो कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, लेकिन सच तो ये था डिवाइड एंड रूल का असली रंग तभी दिखने लगा। मुझे एक बात बताओ, अगर एक चीज को कंट्रोल करना हो तो पहले काम क्या करते हो? डिवाइड करो। डिवाइड देम सो डीपली कि वो कभी एक ही ना हो सके। और ये डिवाइड तब और बढ़ता गया जब 1916 लखनऊ पैक्ट मुस्लिम और कांग्रेस लीग एक टेबल पे बैठे और ब्रिटिश मजे ले रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक थ्रेट थी और इस थ्रेट का सॉल्यूशन दोनों को अलग अलग रखना था। और 1930 तक ब्रिटिश पॉलिसीज ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इतनी गहरी लकीर खींच दी कि दोनों सिर्फ एक दूसरे पे शक करने लगे। हम अलग हैं, हम अलग थे और हम अलग रहेंगे। ये जिन्ना का वो मोमेंट था जो पार्टीशन की स्क्रिप्ट लिख रहा था। जिन्ना जो पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा सपोर्टर था, क्यों बदल गया? और नेहरू जो एक मॉडर्न सेक्युलर इंडिया का सपना देख रहे थे, क्यों उसका पाकिस्तान से टकराव हो गया? क्या पार्टीशन सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का ईगो था या ब्रिटिश ने एक ऐसा जहर इंजेक्ट कर दिया था जो हिंदू और मुस्लिम, कांग्रेस और लीग को एक होने ही नहीं दे रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, पार्टीशन जरूरी थी या एक ईगो बैटल के चलते लाखों लोग मर गए? रूल देम बाय ब्रेकिंग देम। अगर तुम एक एम्पायर हो और एक देश पे कब्जा जमा के रखना चाहते हो तो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी? एकता? नहीं, तो सिर्फ एक काम बचता है, तोड़ दो। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मुस्लिम एक अलग इलेक्टोरेट है। अजीब बात नहीं है? पहले हिंदुस्तान को एक साथ रखने का नाटक और फिर एक बीज बो दिया, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। ब्रिटिश का काम तो लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना था, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी तो क्योस क्रिएट करने की थी। 1931 कानपुर, एक छोटी सी कम्युनल राइट शुरू होती है और ब्रिटिश पुलिस देखती रह जाती। 1946 लाहौर, एक महीने तक दंगे चलते हैं और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती। ये एक प्लान डिस्ट्रक्शन था। जिस वक्त कांग्रेस और नेहरू एक यूनिफाइड इंडिया चाह रहे थे, जिन्ना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाह रहे थे। एक तीसरी फोर्स भी थी जो इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी, ब्रिटिश राज। आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। बस इतना ही कहना था चर्चिल को। जब एक एम्पायर का लीडर ये सोचता हो तो सोचो ब्रिटिश पॉलिसीज किस सोच से बनाई है? क्या ब्रिटिश का असली प्लान सिर्फ राज करना था या जाने से पहले इंडिया को इतना तोड़ना था कि ये कभी एक ही ना हो सके? और सबसे बड़ा एविडेंस, एक आदमी आता है जिसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए जाते हैं एक मुल्क को डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड, माउंटबैटन की जल्दबाजी, एक देश का सबसे तेज और खूनी बंटवारा। एक मैप, सिर्फ 5 हफ्ते और लाखों की मौत। क्या माउंटबैटन इस ट्रेजेडी का असली विलन है? एक पूरी कौम की तकदीर बस एक आदमी के हाथ में थी और उसने सिर्फ 5 हफ्तों में फैसला सुना दिया। 5 हफ्ते, एक सब कॉन्टिनेंट का बिखरा हुआ नक्शा, एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो दशकों से उबल रहा था और एक डेडलाइन जो जानबूझकर इतनी छोटी रखी गई थी कि सब बर्बाद हो जाए। कोई पूछे कि एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करने में कितना टाइम लगता है, एक डैम का ब्लूप्रिंट बनाने में, एक देश का मैप रीड्रॉ करने के लिए तो कम से कम सालों की मेहनत लगती है ना। पर यहाँ एक आदमी, साइरिल रेडक्लिफ, जिसे इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कल्चर का कोई आइडिया नहीं था, उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए एक मुल्क के 2 टुकड़े करने के। पहली बार इंडिया आए रेडक्लिफ ने कहा था, मुझे नहीं पता कि ये जमीन कैसी है, ये लोग कैसे हैं, मुझे बस एक लाइन खींचनी है। और माउंटबैटन, वो अपना हनीमून पीरियड एक्सटेंड करने आया था। ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा था? जानबूझकर। पार्टीशन जल्दी नहीं हुई, ये एक नेसेसरी स्टेप था। एक नेसेसरी स्टेप किसके लिए? ब्रिटिश एम्पायर के लिए या उन पॉलिटिशियंस के लिए जो पावर ग्रैब कर रहे थे? जिस वक्त दिल्ली और लंदन में पॉलिटिकल स्पीचेस चल रही थी, पंजाब और बंगाल चल रहे थे। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, अपने बच्चों को कंधों पे उठाकर नए मुल्क की तरफ भाग रहे थे। माउंटबैटन के पास वार्निंग्स थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि वायलेंस होने वाला है, मैसेकेयर होने वाला है, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसके लिए एक अर्ली डिपार्चर ज्यादा जरूरी था, एक पीसफुल ट्रांजिशन। और जब रेडक्लिफ ने फाइनल मैप्स माउंटबैटन के सामने रखे तो किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि लाइन खींचने से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। माउंटबैटन को एक स्मूथ ट्रांजिशन करवानी थी, लेकिन उसने पार्टीशन को एक फायर सेल बना दिया। एक डिवाइडेड इंडिया हमेशा के लिए एक ब्रिटिश लेगेसी थी। अगर इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कभी खत्म नहीं होगा। माउंटबैटन ने ये काम परफेक्शन से किया। रेडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते दिए बॉर्डर बनाने के लिए। कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व छोड़ा, पंजाब और बंगाल का बंटवारा जानबूझकर कंफ्यूज रखा और जब सब बर्बाद हो ही रहा था, माउंटबैटन प्लेन में चढ़कर लंदन वापस चले गए। और आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या माउंटबैटन सिर्फ एक वॉइसरॉय था
या एक चेस प्लेयर जो एक ऐसा पार्टीशन कर रहा था जो हमेशा के लिए इंडो पाक दुश्मनी का रीजन बन जाए। नेक्स्ट एपिसोड, रेडक्लिफ लाइन, एक बाउंड्री जो सिर्फ जमीन पर नहीं दिलों पे बनी। पेन, एक मैप और एक फैसला जिसने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। आज एक लाइन खींचनी है, सिर्फ एक लाइन, पर ये सिर्फ एक लकीर नहीं थी, ये एक जुल्म का फरमान था। एक ऐसी लकीर जो सिर्फ जमीन पर नहीं दिलों पर भी खींची गई थी। और जो आदमी ये लकीर खींच रहा था ना, साइरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश जज जो इंडिया आज तक आया भी नहीं था, जिसे ना हिंदुस्तान की मिट्टी की समझ थी और ना ही उसके लोगों का दर्द, और उसको दिए गए सिर्फ 5 हफ्ते एक पूरे सब कॉन्टिनेंट का भाग्य डिसाइड करने के। रेडक्लिफ के पास ना ही प्रॉपर मैप्स थे, ना ही सेंसस डेटा, ना ही ग्राउंड रिपोर्ट्स। उसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ऐसे करो कि सबको इक्वल लगे। इक्वल? ये कैसा इंसाफ था जिसमें फासला सिर्फ एक लाइन का था और दुख सदियों का। पंजाब का गुरदासपुर सिख मेजोरिटी एरिया था पर इंडिया को दिया गया। बंगाल का मुर्शिदाबाद मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था पर इंडिया में छोड़ दिया गया। कुछ शहरों का फैसला तो लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया गया। एक मोमेंट के लिए सोचो, एक रात पहले तक तुम अपने घर के अंदर हो, अपनी मिट्टी पे हो, और अगले ही दिन कोई कहता है कि ये सब दूसरे मुल्क का हिस्सा है। कौन मानता? पार्टीशन के दिनों में लोग बॉर्डर पे नहीं भाग रहे थे, बॉर्डर ही लोगों पे आ रहा था। एक गांव का आधा हिस्सा इंडिया में था, आधा पाकिस्तान में। एक नदी का एक किनारा लाहौर का था, दूसरा अमृतसर का। एक बाजार का एक शॉपकीपर हिंदुस्तान बन गया और दूसरा पाकिस्तान। ये कोई लाइन खींचने का तरीका था? और एक पंजाब का किसान जिसका खेत दोनों तरफ था, एक टुकड़ा इंडिया में, एक पाकिस्तान में। एक दिन जो मिट्टी उसकी थी, अगली सुबह उसका आधा हिस्सा उसे छीन लिया गया। एक दिन उसने एक अंग्रेज अफसर से पूछा, ये बात कोई समझेगा कि जमीन को कैसे तोड़ते हो तुम लोग? आज भी बॉर्डर फेंस के दोनों तरफ भाई अपने भाई को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, सिर्फ एक लकीर की वजह से। रेडक्लिफ ने बाद में ये कहा था, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया। वो ब्रिटेन वापस गया और कभी इंडिया पाकिस्तान लौट कर नहीं देखा, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि वो जानता था जो खून बहाया गया उसका दाग ना धो सकता था और ना ही मिट सकता था। और अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब भी जल्दबाजी का नतीजा था या फिर ये रेडक्लिफ लाइन के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी थी? नेक्स्ट एपिसोड, ट्रेन टू पाकिस्तान, एक सफर जो जिंदगी का नहीं मौत का बन गया था। एक सफर जो नया जीवन देने वाला था, मौत का एक रास्ता कैसे बन गया। एक ट्रेन जो सिर्फ लोगों को बॉर्डर पार लेके जाने वाली थी, एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी रातों को सोने नहीं देती। ये रेफ्यूजी ट्रेन थी। एक तरफ लाहौर से निकली ट्रेन जो हिंदुस्तान की तरफ जा रही थी, दूसरी तरफ अमृतसर, जलंधर, लुधियाना से निकली ट्रेन पाकिस्तान के नए शहरों की तरफ भाग रही थी। पर ये सिर्फ ट्रेन नहीं थी, ये एक चलता फिरता स्लॉटर हाउस बन गई थी। एक ऐसी ट्रेन जो एक शहर से निकलती थी, दूसरे शहर तक सिर्फ लाशों का ढेर बन जाती थी। अगस्त 1947 अमृतसर से एक ट्रेन निकली जो लाहौर जा रही थी। वो ट्रेन मुस्लिम फैमिली से भरी थी। माँ, बाप, बच्चे, दादा, दादी सब एक नए मुल्क की तरफ जा रहे थे। नई शुरुआत की उम्मीद थी उन्हें। पर जब वो लाहौर पहुंची तब एक भी सांस लेता इंसान नहीं बचा था। सिर्फ लाल हो चुकी ट्रेन कंपार्टमेंट्स, सिर्फ कातिल हवा, एक भी जान जिंदा नहीं थी। लाहौर स्टेशन पे लोग ट्रेन का दरवाजा खोलने आए तो अंदर सिर्फ खून की नदियां थी, सिर्फ चीखें बची थी जो किसी ने सुनी नहीं थी। क्या ये बस एक बार हुआ? नहीं, ये तो हर स्टेशन, हर बॉर्डर पे हो रहा था। अमृतसर से निकली एक और ट्रेन जिसमें हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर आ रहे थे, उसका भी वही हाल हुआ, एक भी जिंदा नहीं बचा। एक तरफ गुरुद्वारा और मंदिर जल रहे थे, दूसरी तरफ मस्जिदों का खून रंग से बदल रहा था। ऐसे सीन सिर्फ हॉरर फिल्मों में ही होते हैं, पर ये 1947 का सच था। एक बिजनेसमैन जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने जा रहा था, उसे भी यही लगा कि ये सफर एक नई जिंदगी का है। सबको लग रहा था कि ट्रेन सेफ है, पर ये कोई सफर नहीं था, ये मौत का रास्ता। ट्रेन एक सुनसान पेड़ के पास रोक दी गई। तलवारों और मशालों से भीड़ चढ़ गई, खून, चीखें, आग। और जब ये सब खत्म हुआ तो एक आदमी बचा था। दिल्ली आ गया, पर मेरी दुनिया वहीं उसी ट्रेन में खत्म हो गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या ये ट्रेन सिर्फ एक बेटर प्लान और प्रोटेक्शन के साथ चली होती तो ये सब ना होता? अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे खून की नदियां, जब पार्टीशन का दुख अपनी हद पार कर गया। पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था या एक ऐसी ट्रेजेडी जो इंसानियत की सबसे बड़ी हार बन गई? ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये एक मास ग्रेव था। झेलम, रवि, सतलुज, बियास, ये पंजाब की नदियां कभी जिंदगी देती थी, पर 1947 में ये सिर्फ लाशों से भरी थी, जिसमें पानी नहीं, सिर्फ लहू था। एक ऐसी लाल नदी जिसमें जिंदा इंसान डूब नहीं रहे थे, सिर्फ लाशों का सफर हो रहा था। और ये सब कैसे शुरू हुआ? एक बॉर्डर के नाम पे, एक नए मुल्क के नाम पे। पार्टीशन सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं था, ये एक जेनोसाइड था। एक शहर से दूसरे शहर तक सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, तू हिंदू है या मुस्लिम? और अगर गलत जवाब निकला तो सजा मौत थी। पंजाब के गांव जल रहे थे। ट्रेन स्टेशंस मौत का स्लॉटर हाउस बन चुके थे। मंदिर और मस्जिद,
किसी की भी दीवार सुरक्षित नहीं थी। एक सर्वाइवर ने कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ अपने बच्चों को कुत्तों की तरह दबाकर मार रही थी, सिर्फ इसलिए कि उनका बलात्कार ना हो सके। ये पार्टीशन था। ये सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज को खींचना नहीं था, ये इंसानियत का कत्ल था। जो लोग नदियों तक भागे उनको लगा कि पानी उन्हें बचा लेगा, पर जब नदियों ने लाशों को अपने अंदर समेटना शुरू किया, पानी भी लाल हो गया। झेलम के किनारे पे एक छोटी सी लड़की मिली थी, उस वक्त सिर्फ 4 साल की। उसके हाथ में एक छोटा सा कंगन था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मेरा घर कहाँ? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसका घर या तो अब जला दिया गया था या नए बॉर्डर के दूसरी तरफ था। उस लड़की की कहानी किसी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगी। जैसे उसके जैसे हजारों लोग एक इनविजिबल दुख का हिस्सा बन गए। हिस्ट्री ने पार्टीशन को एक पॉलिटिकल इवेंट बोला है, पर सच तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मास मर्डर। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब होने वाला था तो ये पार्टीशन होने ही क्यों दिया? किसने ये डिसीजन लिया? और क्या इस जेनोसाइड को रोका नहीं गया? अगले एपिसोड में रेफ्यूजी कैंप्स, एक नया घर या जिंदा लाशों का शहर। नया घर या जिंदा लाशों का शहर। पार्टीशन ने सिर्फ मुल्क नहीं बांटा, इंसान भी बांट दिए, बिना घर के रेफ्यूजी बना दिया। जब अपना घर जला दिया हो तब इंसान किस मिट्टी को अपना कहे? एक तरफ लाहौर से आई हिंदू सिख फैमिलीज, दूसरी तरफ अमृतसर से भागी मुस्लिम फैमिलीज। सबका एक ही हाल था, ना मुल्क अपना था और ना ही मिट्टी अपनी। रेफ्यूजी कैंप्स, एक नए घर की तलाश जो कभी पूरा नहीं होने वाला था। दिल्ली का पुराना किला, पाकिस्तान का वॉल्टन कैंप, लाहौर, वहां सिर्फ इंसान नहीं थे, सिर्फ भूत थे। एक कैंप जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग थे, पर एक भी इंसानियत का चेहरा नहीं। भूख, प्यास, बीमारियां, एक जीता जागता कब्रिस्तान। एक माँ जो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ देख रही थी। एक बाप जो अपनी बेटी को कैंप के अंदर छोड़कर भाग गया क्योंकि उसके पास उसको बचाने के लिए कुछ नहीं था। एक नौजवान जो लाहौर छोड़कर आया था लेकिन एक दिन कैंप के अंदर अपनी ही लुंगी से लटक गया क्योंकि अब उसके लिए कोई वजह नहीं बची थी जीने की। ये रेफ्यूजी नहीं थे, ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुख था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पार्टीशन सिर्फ एक आजादी की कहानी थी या एक प्लान डिजास्टर था जिसमें ये लोग सब कोलैटरल डैमेज थे? एक मस्जिद थी, एक मंदिर था और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। एक हिंदू महंत जो मस्जिद की दीवारों से चिपक कर रो रहे थे और एक मुस्लिम इमाम जो मंदिर के अंदर शरण लिए बैठे थे। बाहर भीड़ दंगे कर रही थी लेकिन ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। महंत ने कहा, ये अल्लाह का घर है, मैं इसे नहीं जला सकता। इमाम ने भी कहा, ये भगवान का मंदिर है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन भीड़ का धर्म सिर्फ एक ही था, नफरत। और उस रात एक मस्जिद का इमाम और एक मंदिर का महंत एक दूसरे की जान बचाने के लिए लड़े। एक भूली हुई कहानी जिसे किसी ने नहीं लिखा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गांव वाकई भूल गए हैं या ये सिर्फ एक और गुनाह है जो हिस्ट्री की किताबों से मिटा दिया गया है? अगला एपिसोड, गांधी जी की आवाज, जब अहिंसा पार्टीशन के सामने हार गई। जो अहिंसा के महानायक थे, पार्टीशन के वक्त उसकी आवाज इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? एक आदमी जो ब्रिटिश से बिना तलवार लड़े जीत गया, पार्टीशन के वक्त उसके शब्द भी बेकार हो गए। जो गांधी पूरी दुनिया के लिए अहिंसा का प्रतीक था, वही गांधी पार्टीशन रोक नहीं पाया क्योंकि ये लड़ाई आजादी की नहीं थी, ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की थी। जब जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड लेकर खड़ा था, जब नेहरू और पटेल एक नया भारत बनाना चाह रहे थे, गांधी जी एक शब्द बोल रहा था, मत तोड़ो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। जिस वक्त लाहौर और बंगाल जल रहे थे, गांधी नोआखली के एक छोटे से गांव में अकेले घूम रहा था। उसके हाथ में ना कोई राजनीतिक शक्ति थी, ना कोई आर्मी थी, ना कोई कुर्सी थी, बस एक आशा थी कि ये दंगे रुक जाएं। लेकिन दंगे नहीं रुकते, खून नहीं रुकता, पार्टीशन होता है। और जब दिल्ली जलने लगती है, जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का खून पीने पे उतर आते हैं, तब गांधी अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है, अपनी जान। 13 जनवरी 1948 एक 79 साल का बुढ़ा आदमी भूख हड़ताल पर बैठ जाता है, एक मौन व्रत रखता है, जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कम्युनल राइट्स एक पल के लिए रुक गए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि गांधी ने जो सपना देखा था वो पार्टीशन के खंजर से टुकड़े टुकड़े हो चुका था। 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस, दिल्ली, शाम के 5 बजे। गांधी एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहा था। जब भीड़ के बीच से एक आदमी आता है, वो गांधी के सामने रुकता है और 3 गोलियां चला देता है। गांधी जमीन पर गिरता है, उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, हे राम। और बस अहिंसा का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका था। पार्टीशन के वक्त जो आवाज दब गई थी, आज हमेशा के लिए चुप हो गई थी। और अब सवाल यह है कि क्या गांधी का सपना कभी सच हो सकता था? क्या एक हिंदुस्तान हो सकता था जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते?
ये पार्टीशन एक लाजमी तकदीर थी जो कि नहीं बदल सकते थे। अगले एपिसोड में जानेंगे जिन्ना वर्सेस नेहरू, पार्टीशन एक मजबूरी थी या सिर्फ ईगो का खेल। पार्टीशन एक मजबूरी थी या सिर्फ ईगो का खेल। पार्टीशन एक पॉलिटिकल जरूरत थी या बस दो नेताओं का ईगो का नतीजा। अगर जिन्ना और नेहरू एक टेबल पे समझौता कर लेते तो क्या पार्टीशन अवॉइड हो सकता था? एक सेक्युलर सोशलिस्ट नेहरू, एक मुस्लिम नेशनलिस्ट जिन्ना, दोनों के सपने अलग थे और दोनों के टकराव ने एक देश के दो टुकड़े कर दिए। जिन्ना कहते थे मुस्लिम सिर्फ एक अलग देश में सेफ रहेंगे, नेहरू कहते थे कि इंडिया सिर्फ एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बनेगा, और गांधी बीच में फंस गए। पार्टीशन एक प्लान्ड इवेंट था या पॉलिटिकल ईगो की हार जीत। जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, लेकिन शायद उसने खुद नहीं सोचा था कि ये इतना वायलेंट होगा। नेहरू एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, पर जब मुस्लिम लीग का डिमांड रिजेक्ट किया गया, पार्टीशन अनअवॉइडेबल हो गया। और इस स्ट्रगल के बीच सिर्फ आम लोग मर रहे थे, सिर्फ आम लोग। जिन्ना और नेहरू एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश ने इनके बीच की दरार इतनी गहरी कर दी थी कि ये कभी एक नहीं हो सके। एक सिग्नेचर ने सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल दिया। और जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, तब भी सवाल वही था कि सब जरूरी था या अवॉइड हो सकता था। जिन्ना ने पाकिस्तान जीत तो लिया, लेकिन उसके सिर्फ एक साल बाद 1948 में उसी पाकिस्तान ने उसको भूल भी दिया। और नेहरू, उसने हिंदुस्तान को एक नए सफर पर डाल दिया, पर उस सफर की सबसे पहली रुकावट पार्टीशन का दुख था। और आज इंडिया पाकिस्तान की यही नफरत वही ओल्ड पॉलिटिकल ईगो का एक्सटेंशन है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ फैसले अलग होते तो क्या आज भी इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश होते? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कश्मीर, पार्टीशन का सबसे बड़ा जख्म। पार्टीशन का सबसे बड़ा जख्म। पार्टीशन ने सिर्फ मुल्क नहीं बांटा, पर एक जगह थी जो आज तक फैसला नहीं कर पाई। कश्मीर, जिसे दुनिया ने जन्नत कहा, पार्टीशन के बाद वो एक बैटलफील्ड बन गया। 1947 का पार्टीशन खत्म हो गया था, पर कश्मीर का दुख शुरू हो चुका था। एक राजा जो ना इंडिया जाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान, एक मुल्क जो दोनों को चाहिए था, और बीच में सिर्फ खून, सिर्फ जंग। जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई, तब कश्मीर का फैसला आखिरी वक्त तक लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि कश्मीर एक गोल्डन प्राइज था जिस पर दोनों हाथ रखना चाहते थे। जिन्ना कहते थे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि वहां मुस्लिम ज्यादा है। नेहरू कहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है क्योंकि राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ मिलना पसंद किया। और राजा, उसने गलती कर दी, देरी कर दी, और उस देरी ने 1947 की सबसे पहली इंडो पाक जंग शुरू कर दी। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने ट्राइबल लश्करों को भेज दिया कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। राजा हरि सिंह ने अब तक डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन जब पाकिस्तान फोर्सेस श्रीनगर के करीब पहुंच गई, तब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इंडिया के पास जाने का। और एक शब्द लिख दिया गया हिस्ट्री बुक्स में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जिस पल हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट साइन किया, उसी पल भारत की सेना कश्मीर भेज दी गई। और ये था इंडिया पाकिस्तान का पहला जंग। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाता तो पार्टीशन के घाव इतने गहरे नहीं होते? या ये सिर्फ एक शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जो आज तक चल रही है? 1 जनवरी 1949 जब इंडो पाक जंग रुकती है, तब कश्मीर का एक नया नाम बनता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। एक मुल्क जो ना पूरा इंडिया का है और ना ही पूरा पाकिस्तान का, एक जमीन जो सिर्फ दुख का नाम बन गई। और अब सवाल ये है, क्या कश्मीर पार्टीशन का सबसे बड़ा जख्म है या सिर्फ एक शुरुआत थी कि ऐसे जंग की जो आज तक चल रही है? अगले एपिसोड में देखेंगे बंगाल, एक और पार्टीशन जो सब भूल गए, एक और पार्टीशन जो सब भूल गए। जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो पंजाब याद आता है, पर बंगाल का दुख क्यों भूल जाते हैं? पार्टीशन सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ था, बंगाल भी 2 टुकड़ों में बटा था। पर पंजाब का पार्टीशन तो दुनिया ने देखा, बंगाल का दुख आज तक चुप है। एक जमीन जो एक मुल्क का हिस्सा थी, फिर 2 टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। और फिर एक और टुकड़ा, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश। एक पार्टीशन के बाद दूसरा पार्टीशन। जब 1947 का पार्टीशन प्लान बना, तब बंगाल एक सबसे बड़ा सवाल बन गया।
क्योंकि बंगाल का सिर्फ एक दुख नहीं था, वहां दो दुख थे, एक हिंदू मुस्लिम राइवलरी और एक बांग्ला वर्सेस उर्दू राइवलरी। बंगाल को तोड़ दिया गया, वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि क्या ये लॉन्ग टर्म सरवाइव करेगा। पार्टीशन के तुरंत बाद ईस्ट बंगाल की हालत डिटोरेट होने लगी, रेफ्यूजी कैंप्स भर गए, हिंदू फैमिलीज बॉर्डर क्रॉस करने लगी और बंगाली मुस्लिम्स भी पाकिस्तान के सिस्टम से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा एक सेकंड क्लास जगह माना। लैंग्वेज, कल्चर, इकोनॉमी सब कुछ एक्सप्लॉइट होने लगा। जिस वक्त पंजाब का पार्टीशन एक वायलेंट ट्रेजेडी थी, बंगाल का पार्टीशन एक स्लो पॉइजन बन गया था और ये पॉइजन 24 साल तक चला। 1971 बंगाल फिर से पार्टीशन के मोड़ पर था। इस बार पार्टीशन कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जन्म ले रहा था और जो 1947 में छुप गया था वो 1971 में एक नए इंडिपेंडेंस वॉर का रीजन बन गया। आज भी बंगाल का एक आधा हिस्सा इंडिया में है और एक बांग्लादेश बना बैठा है। पर सवाल ये है कि क्या पार्टीशन जरूरी था या ये एक और पॉलिटिकल मिस्टेक थी जो अवॉइड की जा सकती थी। अगले एपिसोड में देखेंगे 1971 जब पार्टीशन का दूसरा अध्याय लिखा गया। एक पार्टीशन 1947 में हुआ था, पर एक और पार्टीशन 1971 में लिखा गया। ये आजादी थी या एक और ट्रेजेडी? एक नया देश जन्म ले रहा था, पर उस जन्म के साथ सिर्फ खून, सिर्फ चीखें, सिर्फ दुख जुड़ा था। बांग्लादेश का आजादी संघर्ष, एक और पार्टीशन, एक और दुख। पाकिस्तान 1947 में बना था, पर पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, वो दो टुकड़ों का रिश्ता था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये रिश्ता किसी भी वक्त टूट सकता था क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान का राज चलता था और ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ एक कॉलोनी बन चुका था। जब बांग्लादेश की आवाज उठी तो इस्लामाबाद ने बस एक काम किया, बंदूक उठाई। मार्च 1971 ढाका जल रहा था। पाकिस्तान की आर्मी अपने ही देश के लोगों का खून बहा रही थी। ऑपरेशन सर्च लाइट, एक जेनोसाइड जो किसी हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर नहीं बना। लाखों बंगाली मार दिए गए और जो बच गए वो इंडिया भाग गए। और जब रेफ्यूजीज का फ्लड इंडिया आ रहा था तब इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि ये जंग अब सिर्फ एक मुल्क की नहीं है। दिसंबर 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक नया पार्टीशन लिखा जा रहा था। मिट्टी वही थी, खून नए लोगों का था, दर्द वही था, बस तरीका नया था। 13 दिन की ये जंग और पाकिस्तान हार गया। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश आजाद हो गया। पर सवाल एक ही है, क्या ये आजादी पार्टीशन का एक और चैप्टर था या सिर्फ एक और जुल्म था जो कभी लिखा नहीं गया? आज भी 1971 का दुख ढाका की गलियों में सुनाई देता है। आज भी वो लोग याद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पार्टीशन में खो दी। और आज भी सवाल वही है, पार्टीशन खत्म हो गया था या ये सिलसिला अब तक चल रहा है? अगले एपिसोड में देखेंगे पार्टीशन का दुख आज भी महसूस होता है। तारीख थी या एक जख्म जो आज भी हर सांस के साथ महसूस होता है। 1947 का वो दुख जो आज भी कहाँ मिटा है। एक बुजुर्ग आदमी जो आज भी अटारी बॉर्डर पर खड़ा होता है। एक बुढ़िया जो आज भी अपनी छत से लाहौर की तरफ देखती है। एक नौजवान जो आज भी यही सवाल करता है, आखिर हम लोग अलग क्यों हुए? पार्टीशन का दुख सिर्फ एक बार महसूस नहीं होता, ये हर साल, ये हर नस्ल महसूस करती है। आज भी इंडो पाक बॉर्डर्स पे सिर्फ 3 चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स, नफरत और जंग। हर नई जनरेशन के साथ नए रीजंस दिए जाते हैं एक दूसरे से नफरत करने के। 1947 पार्टीशन, 1948 कश्मीर वॉर, 1965 एक और जंग, 1971 एक और पार्टीशन और 1999 कारगिल। और हर बार कोई ना कोई नई जंग, नया दुश्मन, नया रीजन बनाया जाता है। एक क्रिकेट मैच तक इंडो पाक राइवलरी का रंग ले चुका है। यहाँ एक दूसरे से नफरत सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं, स्टेडियम तक पहुंच चुकी है। क्या ये वही हिंदुस्तान पाकिस्तान है जिसमें एक वक्त पर राम और रहीम एक साथ रहते थे? एक बॉर्डर बन गया पर इंसान तो वही रहे। एक लाहौर का लड़का दिल्ली आना चाहता है, एक अमृतसर की लड़की लाहौर की गलियां देखना चाहती है, लेकिन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, एक पासपोर्ट, एक वीजा उन्हें रोक देता। पार्टीशन सिर्फ एक तारीख नहीं थी, पार्टीशन एक दुख था जो हर नस्ल महसूस करती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी इस दुख से आगे बढ़ सकते हैं या ये हमेशा के लिए हमारी पहचान बन गए? अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे 1947 के बचे हुए गवाह जो पार्टीशन को आज भी याद रखते। बुक्स सिर्फ तारीखें लिखती है, लेकिन पार्टीशन की असली कहानी उन आंखों में है जो आज भी वो दिन याद करते हैं। मैं बस एक छोटा सा बच्चा था जब दुनिया बदल गई थी। एक बुजुर्ग आदमी
जो आज भी 14 अगस्त की रात जागता है, एक बुढ़िया जो आज भी अपनी छत पे लाहौर की तरफ देखती है, एक बेचारा इंसान जो आज भी अपनी मिट्टी की एक छोटी सी मुट्ठी को अपने तकिए के नीचे रखता है। ये पार्टीशन का असली गवाह है, एक बूढ़ी माँ जो अमृतसर की एक छोटी सी गली में रहती है। उसकी शादी तय हुई थी, पर जब डोली उठनी थी तब एक नया बॉर्डर उठ चुका। मेरा घर लाहौर था, पर मेरी शादी के दिन मुझे बोला गया वो अब एक दूसरा मुल्क है। उसका सुहाग बिना शुरू हुए ही लुट गया। एक बुजुर्ग जो पाकिस्तान के सियालकोट से आया था, जिसके पिताजी की बड़ी दुकान थी पुरानी दिल्ली, लेकिन एक दिन सब छोड़ना पड़ा। एक आदमी जो अपनी जिंदगी भर की इमारत खड़ी करता है, उसे एक रात में अपनी दुकान की चाबी फेंकनी पड़ती है। एक छोटा सा मेटल का बॉक्स जिसमें एक बूढ़ी माँ ने लाहौर की मिट्टी का एक टुकड़ा संभाल के रखा। मैं अपने घर को हाथ से छूकर नहीं आ सकती, तो कम से कम उस मिट्टी को रख तो सकती हूँ ना। एक बुजुर्ग जो दिल्ली के जामा मस्जिद के पास रहते हैं, इसका सबसे अच्छा दोस्त एक सिख लड़का था, जिसने वादा किया था कि लाहौर आके एक दिन 7 जलेबी खाएंगे। मैं आज भी लाहौर की गलियों में उसे ढूंढता हूँ, पर बस यादों का एक साया बचा। हिस्ट्री बुक्स ये कहानियां नहीं लिखती, ये कहानियां सिर्फ उन आंखों में लिखी हैं जिन्होंने पार्टीशन को जिया है। और सवाल यही है, क्या हम कभी उन लोगों का दुख समझ पाएंगे, या पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक चैप्टर बन चुका है? 1947 अब भी जिंदा है, सिर्फ लोग बदल गए। अगले एपिसोड में देखेंगे पार्टीशन और बॉलीवुड। सिनेमा ने इस ट्रेजेडी को कैसे देखा, पार्टीशन की असली कहानी कितनी बार बॉलीवुड के पर्दे पर आई और कितनी बार सच छुपाया गया। सिनेमा एक आईना होता है, पर जब पार्टीशन की बात आई तो ये आईना कितना साफ रहा। बॉलीवुड ने 1947 देखा, पर क्या उसने पार्टीशन का पूरा सच दिखाया? 1950s के बॉलीवुड ने पार्टीशन को टच तक नहीं किया, क्योंकि अभी जख्म ताजे थे और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग खुद रेफ्यूजी बने हुए। पृथ्वीराज कपूर पेशावर से आए, बलराज साहनी रावलपिंडी से आए, यश चोपड़ा लाहौर से आए, लेकिन कोई फिल्म ही नहीं बनी। क्यों? क्योंकि सच दिखाना रिस्की था। फिर आई गरम हवा 1973 में। पहली बार पार्टीशन एक स्क्रीन प्ले का हिस्सा बना। MS सत्यू की ये फिल्म एक मुस्लिम फैमिली की कहानी थी जो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में रह गई थी और जो अपने ही लोगों के बीच अजनबी हो गई थी। लेकिन ये फिल्म बन भी नहीं पाती अगर इमरजेंसी में बैन होती, क्योंकि पार्टीशन पर सच बोलना अभी भी अलाउड नहीं था। 1980s और 90s तक पार्टीशन सिर्फ बैकड्रॉप बन गया था। वीर ज़ारा, पिंजर, गदर सब पार्टीशन दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ एक रोमांटिक कहानी के पर्सपेक्टिव से। कोई असली हॉरर नहीं, कोई असली मैसेकर नहीं और कोई असली दुख नहीं। पार्टीशन का सच अब भी एक स्टोरी डिवाइस था, एक ट्रुथ नहीं। पार्टीशन पर जो भी फिल्म बनती है वो या तो नेशनलिज्म के चश्मे से देखते हैं या तो एक इमोशनल ड्रामा बना देते हैं, पर सच सिर्फ उन सर्वाइवर की यादों में है जो आज भी वो वक्त याद करे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड कभी पार्टीशन का असली दुख दिखाएगा, या ये सिर्फ एक और एंटरटेनमेंट का टॉपिक बन चुका है? पार्टीशन के सिर्फ ट्रेलर्स दिखाए गए हैं, पूरी फिल्म अभी भी बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे पार्टीशन का आखिरी सवाल, क्या हम कभी एक दूसरे के पास वापस आ सकते हैं? ने सिर्फ मुल्क नहीं बांटे, दिल भी बांट दिए, पर क्या ये दुश्मनी हमेशा के लिए है? अगर एक लाइन हमें अलग कर सकती है, तो क्या एक दिन ये लाइन हमें मिला भी तो सकती है? 1947 का पार्टीशन हो गया, मुल्क 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्टीशन कभी खत्म हो सकता है? हर नए जंग के साथ पार्टीशन और गहरा हो जाता है। एक वक्त था जब लाहौर और अमृतसर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे, और आज वीजा लेने के लिए महीने लग जाते हैं। जब तक पॉलिटिशियंस इस लकीर को अलाइव रखना चाहते हैं, तब तक पार्टीशन सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं, एक प्रेजेंट रियलिटी रहेगा। एक क्रिकेट मैच तक एक मिनी वॉर बन चुका है। एक लाहौर का लड़का विराट कोहली का फैन नहीं हो सकता और एक मुंबई का लड़का बाबर आजम की तारीफ नहीं कर सकता। असली सवाल ये है, ये राइवलरी असली है या हमें सिखाई गई है? वाघा बॉर्डर पर रोज शाम को एक परेड होती है, दोनों तरफ मिलिट्री जवान एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं जैसे अभी युद्ध होने वाला हो, लेकिन उस भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा होता है जो बस बॉर्डर की दूसरी तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ यादें होती हैं। क्या पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, या एक वक्त आएगा जब ये बॉर्डर भी एक दिन खत्म हो जाएंगे? एक वक्त आएगा जब एक दिल्ली का लड़का लाहौर की गलियों में फ्रीली घूम सकेगा और एक लाहौर की लड़की अमृतसर की मंदिर में बिना वीजा के जा सकेगी। एक वक्त आएगा जब पार्टीशन सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाएगी, पर ये कब होगा पता नहीं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। पार्टीशन शायद एक लकीर है, पर दोस्तों लकीरें सिर्फ कागज पे खींची जा सकती हैं, दिल कभी बट नहीं सकते। बॉर्डर्स ऑफ ब्लड का सफर यहाँ खत्म होता है,
लेकिन पार्टीशन की कहानी सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं, ये एक जख्म है जो हर नए वक्त में एक नए तरीके से दर्द देता है। और एक सवाल, अगर पार्टीशन एक दिन मिट भी गया तो क्या उसका दुख कभी मिट पाएगा?